नमस्कार, हर हर महादेव। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, जो है राहु का मकर राशि में गोचर, जो कि लगभग 25 नवंबर 2026 को हो रहा है। देखिए, मैं ट्रू राहु यूज़ करता हूँ, तो जो ट्रू राहु का गोचर है वो 25 नवंबर 2026 को होगा। जो लोग मीन राहु यूज़ करते हैं उनका गोचर जो है वो लगभग 1 हफ्ते के बाद देखने को मिलेगा। बट आज का जो रिसर्च का टॉपिक है वो ये है कि राहु का मकर राशि में गोचर हमारे को क्या बताता है। देखिए, राहु जो है उसका 18 साल का साइकिल है। एवरी 18 ईयर्स वो रिपीट होके वापस सेम राशि में आता है। तो इसको समझने के लिए मैंने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स उठाए हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब जब राहु मकर राशि में आया है उसके हमारे को क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, एक रोड मैप है जो हमने इस वीडियो को आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। तो वो ये है कि देखिए, सबसे पहले हम मेदिनी ज्योतिष का जो एंगल है मंडेन एस्ट्रोलॉजी का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल ट्रांजिट साइकिल्स देखेंगे कि कब कब ये जो गोचर है ये आप लोगों को देखने को मिला है और उसका इंडिया और वर्ल्ड पे क्या इफ़ेक्ट आया, क्या इसमें रिपीटिंग कोई पैटर्न्स हैं कि नहीं है, और उसके बाद 2026 से 28 तक जब ये गोचर रहने वाला है तो इसके क्या हमारे को प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम मेदिनी ज्योतिष की बात करें तो देखिए, मकर राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली की 10वीं राशि है। तो यानी कि आप समझिए कि अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो वर्ल्ड के जो कर्मास हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कालपुरुष का 10th हाउस है और उसकी मकर की जो ओनरशिप है वो शनि के पास है। अगेन सैटर्न जो है वो एक हार्ड टास्क मास्टर है, तो इसलिए काफ़ी डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो होने के चांसेस होते हैं। अब राहु जो है, अगर हम उसके फीचर्स की बात करें तो एक्सपेंशन लेके आता है और एक पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, तो इसलिए वो डिस्ट्रप्शंस लेके आता है। अब मकर राशि जो है वो अर्धी साइन है, मटेरियल राशि है, और एक तरह से समझिए कि वो पॉलिटिक्स की जो बड़ी कंट्रीज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, और एक तरह से देखिए कि वर्ल्ड में जो ऑर्डर है उसको भी हम मकर राशि से देख सकते हैं। तो उसका जब राहु का गोचर इसमें आता है तो काफ़ी सारी हमारे को डिस्ट्रप्शंस जो हैं, चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। राहु जो है वो टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब जब ये राहु का मकर राशि में गोचर आया तो इसका टेक्नोलॉजी पे क्या इफेक्ट हुआ उसको भी हम थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो मकर राशि में जिस प्रकार, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, राहु जो है जब वो मकर राशि में आता है तो एग्जिस्टिंग बड़े स्ट्रक्चर्स हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या कंट्रीज़ में आपको किसी प्रकार की डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर हम देशों की बात करें तो आपको बड़े आंदोलन जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स मिल सकती हैं, और जिसकी वजह से आगे ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो हो जाती हैं। आगे हम चलते हैं। तो आगे चलने में हम इस ट्रांजिट चेन को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम इसका जो कंपैरिजन है वो कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने पिछले लगभग आप समझिए 100 साल को एनालाइज किया और उसमें देखा कि किस प्रकार के इवेंट्स जो हैं वो हमारे को देखने को मिले। तो देखिए, पहला जो हम गोचर देख रहे हैं वो 1915 से 16 के बीच में देखेंगे।
उसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिले जब राहु मकर राशि में रहा है। उसके बाद 1933 से 35 में 1933 से 35 तक ये गोचर रिपीट हुआ। देन अगेन इन 1952 टू 53, देन 71 72, 1989 से 91 के बीच के पीरियड में भी ये गोचर था। उसके बाद 2008 से 9 में भी ये गोचर रिपीट हुआ, और उसके बाद अब ये 2026 के एंड ऑफ नवंबर में आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये निकल के आता है कि जब राहु मकर में आया तो हमारे को वर्ल्ड में क्या चेंजेस देखने को मिले, भारत में क्या चेंजेस हुए और विश्व में क्या बदला। अब देखिए, भारत यहाँ पे एक और वजह से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आप वारामिहिर की बृहद संहिता उठा के पढ़ेंगे तो बृहद संहिता में वारामिहिर ने भारतवर्ष को, यानी जो हमारा ये पूरा एरिया जो अनडिवाइडेड इंडिया आप जिसको कह सकते हो, उसको मकर राशि दी है। और राहु का जो गोचर है वो मकर राशि में अब होने वाला है। तो इस वजह से ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें आज का टाइम अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक यानी म्यांमार तक का जो पूरी बेल्ट है, नेपाल इंक्लूडिंग, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर और नीचे श्रीलंका तक का जो पूरा जोन है, ये सारा का सारा जोन मकर राशि में आ जाता है। तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट में हुआ उसको भी हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब जैसे मैंने आप लोगों को अभी पहले भी बताया था कि मकर राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली की का 10वां साइन है, यानी कर्म स्थान है। तो मकर राशि जो है वो सरकारों को रिप्रेजेंट करती है। बड़ी संस्थाएं, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी मकर राशि से हम देख सकते हैं। टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक कंट्री के अंदर, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं प्लस उनके पास मैनमेड रिसोर्सेज क्या हैं, वो भी हम मकर राशि से देख सकते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के या किसी इंस्टीट्यूशन के हाथ में होते हैं, ताकि वो यूज़ कर सके फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल और फॉर एक्सपेंशन ऑफ और द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और हायरार्की, किस तरह की हायरार्की फॉलो होती है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की है, वो भी चेंज हो जाती है जब राहु मकर राशि में मिलता है। अब देखिए, राहु जो है वो यहाँ पे हमने ये भी पॉइंट उठाया है कि उसमें असामान्य शक्ति है, क्योंकि राहु जो है वो सर है, और राहु एक्ट्स लाइक एन एम्पलीफायर। वो जहाँ पे भी प्लेस्ड होगा वहाँ की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, एनहांस कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ सर है, हर चीज़ को खाना चाहता है और खा के उसको एम्पलीफाई कर देता है। एग्जिस्टिंग ऑर्डर और स्ट्रक्चर जो है उसको राहु हमेशा चैलेंज करता है, क्योंकि राहु जो है वो अनकन्वेंशनल है, वो एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें हैं उनको लाइक नहीं करता, उनको डिस्टरप्ट करना पसंद करता है। राहु वांट्स टू ब्रिंग इन न्यू चेंजेस। अब इसमें होता क्या है, जो एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब आइए हम हिस्टोरिकल साइकिल्स जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1915 से 16 का पीरियड उठाया है। तो देखिए, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चल रही थी, गैलीपोली एक लड़ाई है वो हुई थी, लुइसियाना में एक लड़ाई आपको देखने को मिली थी, और यहाँ पे लिखा नहीं है हमने, लेकिन ओटोमन एम्पायर जो है, जिसको प्रेजेंट डे टर्की है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, और इनफैक्ट उसके बाद वो एम्पायर जो है वो टूट भी गया था। अगर हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में इसी पीरियड में आए थे, और सत्याग्रह के लिए आश्रम भी बना था, एंड द एक्चुअल इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है वो इस समय स्टार्ट हुई। लखनऊ पैक्ट भी कांग्रेस का साइन हुआ इस टाइम पे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि जो हमारी आज़ादी की एक्चुअल लड़ाई है वो
इसी पीरियड में स्टार्ट हुई थी। वॉर तो चल ही रही थी, वर्ल्ड वॉर का जो प्रेशर है वो तो था ही, और एम्पायर जो था, जो ब्रिटिश एम्पायर था, उसके ऊपर क्वेश्चन उठे और भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य यानी हमें सेल्फ रूल चाहिए, इस तरह की बातें जो हैं वो उठी। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, लोग कहते थे हमारे को, अगर आप उस टाइम की पहले की कांग्रेस देखें तो दे वांटेड मोर राइट्स फॉर द पीपल, इस तरह की चीज़ें मांगते थे। बट यहाँ से पूर्ण स्वराज्य की जो बात है वो स्टार्ट हुई। इसके बाद हम आते हैं 1933-35। अब देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड रहा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जर्मनी की, तो हिटलर बिकेम द चांसलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। में एग्जैक्ट डेट्स नहीं यहाँ पे लिखी है मैंने, बट हिटलर जो है एज अ डिक्टेटर इसी पीरियड में बना था, और वहीं से दुनिया में चेंज की शुरुआत हुई थी। बिकॉज हिटलर ने पावर में आने के बाद उसको वर्ल्ड वॉर 1 का बदला भी लेना था, एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग वेपन्स, ही स्टार्टेड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि उसको जर्मनी को वापस से डेवलप करना था। तो बहुत सारी इनोवेशंस जो हैं वो इस पीरियड से स्टार्ट हुई। भारत की बात करें तो विलेज इंडस्ट्रीज का एक कौंसल बनाया गया, और जो स्वदेशी की मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हुई यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आपको देखने को मिले। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट द वीडियो टू बी वेरी लॉन्ग। इसके बाद हम आते हैं 1952 टू 53। अब यहाँ पे क्या होता है, यूएसएसआर में स्टालिन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ से यूएसएसआर में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। ईस्ट जर्मनी में अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अपराइजिंग फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी। कोरिया में लड़ाई हुई थी, और सोवियत यूनियन ने फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन बम को टेस्ट किया था। तो अगेन राहु है तो डेवलपमेंट भी टेक्नोलॉजी में दे रहा है, और साथ में आपको डिस्ट्रप्शंस भी देखने को मिल रही हैं। इंडिया में पहला आम चुनाव यहाँ हुआ था इस पीरियड में, और आंध्र प्रदेश की जो स्टेट है उसका गठन फर्स्ट टाइम हुआ था। उससे पहले हैदराबाद होता था, तो यहाँ पे के बाद आंध्रा स्टेट बनी थी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट 71-72, देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था। मार्च में लगभग 71 में राहु ने ट्रांजिट किया था, और इमीडिएटली उसके बाद बांग्लादेश के जो क्राइसिस हैं वो स्टार्ट हो गए थे। हाँ, वॉर जो है वो दिसंबर 1971 में इंडिया पाक वॉर हुई थी, लेकिन जो क्राइसिस था एक्चुअल वो मार्च से शुरू हो गया था, एज सून एज राहु मूव्ड टू मकर राशि। बांग्लादेश वॉर हमने लिख ही दिया है यहाँ पे, और उसके बाद ढाका ने दिसंबर में सरेंडर किया था। वर्ल्ड की बात करें तो कोल्ड वॉर टेंशन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस पीरियड में। देखिए, ये जो वॉर थी, अगर आप इंडिया पाकिस्तान की वॉर देखेंगे तो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं थी, क्योंकि इंडिया को सपोर्ट कर रहा था रशिया, यूएसएसआर, और पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट जो था वो मिल रहा था यूएसए से, एंड फ्रॉम चाइना ऑल्सो। तो इस वजह से ये वॉर जो थी, इट वॉज नॉट ओनली अबाउट इंडिया पाकिस्तान, बट इट वॉज अबाउट दी पावर्स, जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की, उनकी। तो यहाँ पे इसलिए कोल्ड वॉर की जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। निक्सन फर्स्ट टाइम चाइना गए थे, और चाइना के साथ उनके पैक्ट साइन हुए, जहाँ से चाइना की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, बहुत स्टार्ट हो गई थी। इंडिया यूएसएसआर की जो अलाइनमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई थी इस पीरियड से। सो देखिए, एक तो एक नया नेशन, अगर आप भारत वर्ष की बात करें, जो जम्बू द्वीप है, यहाँ पे एक नया देश क्रिएट हुआ, बिकॉज डिस्ट्रप्शन जैसे हमने बात करी राहु लेके आता है। तो बांग्लादेश बना था एक नया देश। इंडिया यूएसएसआर की बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट्स हुई, एंड चाइना और यूएसए का भी एक रीअलाइनमेंट पैक्ट्स कुछ साइन हुए। अगेन डिस्ट्रप्शंस, चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 1989 से 91 का पीरियड। देखिए, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इस टाइम पे बर्लिन वॉल जो थी, जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करती थी, वो लोगों ने तोड़ दी, और
जर्मनी जो है वो रीयूनाइट हो गया। इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था और यहीं से गल्फ वॉर की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद यूएसए ने भी इराक के ऊपर अटैक किया था। यूएसएसआर जो था एज अ कंट्री, एज अ सोवियत यूनियन, डिसॉल्व हो गया इस पीरियड में, वो टूट गया और अलग अलग देश जो हैं वो बने। तो इट वाज अ मेजर पीरियड इफ़ यू सी 1989 टू 91। अगर इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया में ये भी पीरियड जो था वो काफ़ी टफ था। इस समय नॉन कांग्रेस सरकार आ गई थी और वीपी सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री थे। और अगस्त 1990 की बात है जब मंडल कमीशन लागू की गई और उसके बाद छात्रों का बहुत मेजर आंदोलन जो है वो हुआ था। देखिए मैं उस समय स्कूल में रहा हूँगा, तो बीइंग इन दिल्ली मैंने इस आंदोलन को देखा है कि क्या कुछ हुआ था। हम लोगों के स्कूल भी काफ़ी दिन बंद रहे थे, बट इट वाज अ बिग ट्रबल इन इंडिया ओवरऑल। कुछ छात्रों ने सुसाइड भी की थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने जलने का अटेम्प्ट किया था एक छात्र ने, तो कुछ और छात्रों ने भी सुसाइड की थी। एंड दिस वाज अ वेरी बिग मूवमेंट स्टूडेंट्स की। हाँ, अल्टीमेटली आउटकम कुछ निकला नहीं उसका, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। और उसके बाद बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था और वीपी सिंह की जो सरकार है वो गिर भी गई थी। और उसके बाद देश के लिए इतना अच्छा समय नहीं था, ये इकोनॉमिकली भी इतना अच्छा समय नहीं था इनिशियली। इसके ऊपर एक अभी लेटेस्ट इस टाइम के ऊपर एक मूवी भी आई है जिसमें आरबीआई को अपना सोना जो है वो शायद गिरवी रखना पड़ा था। आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक गवर्नर है शायद मूवी का। वो भी एक मूवी रिलीज हुई है इस टाइम के ऊपर। उसके बाद एक और चीज़ क्या होती है इस टाइम में, 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ इसी पीरियड के अंदर। एंड पीवीआर नरसिम्हा राव उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने और इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई थी। यहीं से इंडिया ने अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड के लिए ओपन की एंड द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द कंट्री स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइम। तो अगेन जो हम लोग थीम की बात कर रहे थे कि पुराना ऑर्डर इंडिया जो थी, पूरा लाइसेंस राज चलता था इससे पहले, रेड टेपिज्म था टोटली कि आपको कुछ भी मंगवाना है, कोई भी इंडस्ट्री डालनी है तो गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने में आपको 10 जगह धक्के खाने पड़ते। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सिंप्लीफाई हुई एंड एक्चुअल मल्टीनेशनल कंपनीज दे स्टार्टेड कमिंग बैक टू इंडिया इस पीरियड से। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो इसी पीरियड में स्टार्ट होती है। हाँ, देयर वर डिस्ट्रप्शंस, देयर वर प्रॉब्लम्स, बट उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने लग गई। अब हम आते हैं 2008-9 के ऊपर। अब देखिए ये जो पीरियड था इसमें H1N1 फ्लू जो है, जो एपिडेमिक आया था, वो इस पीरियड में आया था। फर्स्ट टाइम हमने इस लेवल का कोई डिजीज़ देखा था। आई थिंक साउथ अमेरिका में कहीं से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये दुनिया में काफ़ी जगहों पे फैला था। रशिया जॉर्जिया की वॉर हुई थी, बट मेजर प्रॉब्लम जो आई थी इस पीरियड में 2008 में, वो था यूएस में जो लेमन ब्रदर्स का कलैप्स हुआ था। पूरी स्टॉक मार्केट गिर गई थी और हाउसिंग मार्केट जो थी यूएस की, वो पूरी तरह से कलैप्स कर गई थी। एंड इट वाज, यू कैन से, अ ग्लोबल क्राइसिस विच केम इन दिस पीरियड। अब इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर भी पड़ा था, ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ा था, बिकॉज यूएस में जब अगर इतना क्राइसिस आएगा तो दुनिया पे उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक और चीज़ इस पीरियड में हुई थी, 26/11 का जो मुंबई अटैक था, वो भी इसी पीरियड में हुआ था। तो अगेन टेररिस्ट एक्टिविटीज दे इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो उस वजह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आया, प्लस सिक्योरिटी इश्यूज इंडिया में बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इट वॉज लाइक फ्री राइड टेररिस्ट जो थे उन्होंने बहुत अटैक किए। मैं तो एक बड़ा अटैक की बात कर रहा हूँ 26/11 की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी बम ब्लास्ट जो हैं वो इस पीरियड में देखने को मिले थे। और एक तरह से आप समझिए कि एक ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुई थी। तो ये तो सब हो गई नेगेटिव साइड, लेकिन 2008 वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। यहाँ पर इस समय पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी में एक बहुत मेजर शिफ्ट आया। टच फोन्स जो थे इससे पहले बहुत प्रिमिटिव थे, और 2008 के बाद एकदम से
पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई। हमारे को एकदम से आपके हाथ में आईफोन आ गया और उसके बाद फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स भी आए, सब चीज़ें हुई, तो एकदम से आप समझिए कि जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस है इसकी मार्केट एकदम से बदल गई। एंड आईफोन आने के बाद से दुनिया जो है वो टोटली बदल गई। तो 2008 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। यहीं से बहुत मेजर आपको जो चेंजेस हैं वो देखने को मिले इफ़ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। तो राहु जो है वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस भी लेके आता है। अब 2008 के बाद अगर हम बात करेंगे तो 2026 में राहु वापस मकर राशि में आ रहा है। अब एक बात तो क्लियर होती है यहाँ पे कि जो एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेशर में आते हैं जब भी राहु मकर राशि में आते हैं। तो नाउ अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो देखिए, पॉलिटिकल पावर्स में चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बदलते हैं, टेरिटरी बॉर्डर्स जो हैं वो भी आपको बदलते हुए जब भी राहु मकर में आया दिखा है। इकोनॉमिक और फाइनेंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट दिखता है, सिक्योरिटी पे, सोसाइटी पे एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ये सारी चीज़ें हमारे को जब भी राहु मकर में आता है तो देखने को मिलती हैं। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है वो ये है कि एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है एंड डिस्ट्रप्शन होती है एंड देन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर है कि इस तरह के पैटर्न्स जो हैं राहु जब मकर राशि में आता है तो हमारे को देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो 2026 में हमारे को क्या देखने को मिलेगा जब राहु मकर राशि में एंड ऑफ नवंबर में आएगा। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं देखने की वो हमने कुछ यहाँ पे लिखी हैं। इंडिया में पॉलिटिकल व्यवस्था जो है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट 18 मंथ्स। मैंने बहुत लोगों के वीडियोस भी देखे हैं, बात करते हैं कि हो सकता है मोदी जी रिटायर कर जाएं एंड देयर वुड बी सम चेंजेस इन द नेशनल पॉलिटिक्स। कोई नया प्रधानमंत्री आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें भी इस पीरियड में हमें देखने को मिल सकती हैं। अलायंसेस जो हैं, जो देश आपस में मित्र हैं, हो सकता है वो मित्र ना रहें और नए अलायंसेस, नए पैक्ट्स जो हैं वो बने। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिले। बॉर्डर्स और टेरिटरीज में भी चेंजेस आ सकते हैं। इकोनॉमी एंड फाइनेंस, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी रिसोर्सेज, एआई एंड टेक्नोलॉजी एंड साइबर एंड डिजिटल सिस्टम्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद हम बाकी बातों पे आएंगे। देखिए, एआई जो है वो बहुत तेज़ी से पिछले 1 साल में डेवलप हुआ है एंड राहु इन मकर डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा आप समझिए कि लीप जो है, एक जंप जो है वो आने वाली है। बाय प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर हमारे को हो सकता है एआई में बहुत बड़ा चेंज दिखे, जिसकी वजह से जो बड़े इंस्टीट्यूशन, जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आए। हो सकता है बहुत लोगों को फायर किया जाए, बहुत लोग अपनी नौकरी खोएं जो टेक्नोलॉजी स्पेस में हैं, क्योंकि बहुत सारा काम जो है वो एआई करने वाला है। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे को देखने को मिल सकता है। और साइबर सिक्योरिटी जो है उसमें भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज एआई जो है इट इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल इवन सिक्योरिटी। एक और चीज़ जो मुझे लगता है इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी वो देखने को मिल सकती है कि वो ये है कि देखिए, आज के टाइम अगर हम देखते हैं तो हम कोई भी काम करने के लिए एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। हमारे फ़ोन में बैंकिंग की ऐप है, अगर आपको ट्रैवल करना है तो टिकटिंग की ऐप है, और भी चीज़ें करने के लिए आपके फ़ोन में बहुत सारी डिफरेंट ऐप्स है। तो एक चेंज जो है वो ये आ सकता है, हो सकता है एआई एजेंट्स ऐसे डेवलप हो जाएं कि आपके फ़ोन में एक एआई एजेंट है जो आपके सारे काम कर रहा है, आप उसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज़। या हो सकता है इस प्रकार का कोई डिवाइस ही बन के आ जाए। सो वी हैव टू सी, टेक्नोलॉजी में काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो हमारे को देखने को मिलने वाले हैं। एक और चीज़ देखिए, अगर हम
देशों की कुंडलियां देखें, देखिए बहुत डिटेल में तो अभी हम नहीं जा सकते, बट देयर आर चांसेस ऑफ आ ग्लोबल क्राइसिस। देखिए नवंबर के बाद हो सकता है कोई इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो वापस आए, प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर, जब जून में शनि जो है वो मेष राशि में मूव कर जाएंगे, तो वहाँ से वो राहु के ऊपर भी अपनी 10वीं दृष्टि देंगे और शनि खुद जो हैं वो नीच के होंगे उस समय। तो हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे हमारे को कोई 2008 की तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, स्पेशली आफ्टर नवंबर। कोई भी रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो नहीं करें, क्योंकि देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जो है वो गिर जाए। अनदर थिंग जो सोचने की है कि देखिए हाउसिंग मार्केट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, तो हो सकता है हमारे को कोई करेक्शन जो है वो इंडिया में भी देखने को मिले, बिकॉज यहाँ पे भी आप देखिए इस समय बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं और जो प्राइजेस हैं वो बहुत हाई हैं, स्पेशली इफ़ यू सी बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव वाली जो बेल्ट है, तो प्राइसेस जो है वो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी की रीच से बाहर हैं। सो नेक्स्ट ईयर हो सकता है हाउसिंग मार्केट में भी आपको करेक्शन देखने को मिले, बिकॉज रीज़न एक ये है, देखिए 2008 में क्या हुआ था, बहुत लोगों की जॉब्स गई थी जिसकी वजह से वो अपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाए थे। सिमिलर सिचुएशन आज इंडिया में है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने घर EMI पे खरीद रखे हैं। तो सबको थोड़ा सा इस चीज़ में कॉशियस होके चलना पड़ेगा, क्योंकि यू नो देयर कैन बी अ क्राइसिस विच कम्स ओवर। बाकी टेरिटोरियल इश्यूज जो हैं बॉर्डर्स के, वो तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो बनी रहेंगी। और बाकी हम देखिए आज तो मैं सिर्फ राहु को ही इस गोचर में कवर कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली आई विल डू मोर वीडियोस जिसमें राहु और शनि का इम्पैक्ट, मंगल किस प्रकार से जब संबंध बनाएगा तो क्या इम्पैक्ट आएंगे, गुरु जुपिटर जो हैं वो सिंह राशि में जाएंगे, अभी तो देखिए कर्क में है, वो सिंह में जाएंगे, फिर वापस नेक्स्ट ईयर कर्क में आएंगे। सो यू नो लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। अगर हम ग्रहों की बात करें तो उसका क्या इम्पैक्ट हो वो हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि देखिए ये तो एक मैक्रो व्यू है, माइक्रो में हमें घुसना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ राहु को ही कवर कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली उसके ऊपर हम डिटेल में भी आगे चल के जाएंगे। अब अगर आगे की हम बात करें तो देखिए ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मकर लगन है इंडिया के, तो इसलिए इंडिया के ऊपर जो है इंडिया जम्बू द्वीप यानी इंडिया, अखंड इंडिया जो है, अखंड भारत, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे को देखने को मिलेगा। अब देखिए ये कंपैरिजन मैंने दिया हुआ है, बट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। तो इन अ नटशेल अगर हम बात करेंगे 2026 के इस ट्रांजिट की, जो आपका 2028 तक जाने वाला है, हमारे को मूवमेंट्स, आंदोलन जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक अभी हमने छोटा सा आंदोलन देखा था जो कॉकरोच जनता पार्टी का था, तो स्टूडेंट के आंदोलन होने के चांसेस और भी हैं जो हमारे को भारत में देखने को मिल सकते हैं। प्लस इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है जब राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे। प्लस यू नो जो बॉर्डर पे टेंशन्स हैं वो तो हमारे को देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर आप पिछले 100 साल का अगर आप साइकिल देखते हो, जब जब राहु मकर राशि में आया तो देयर वर लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शंस व्हिच वी सॉ, बट टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे को देखने को मिलने वाली हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।